जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कल पढ़ाए थे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल दिए थे, है ना। सारा एग्जाम्पल लिखा जैसे हम लोग एग्जाम्पल जो लिखे थे उसमें एलिमेंट्री रिएक्शन लिखे थे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला स्टेप बाय स्टेप, है ना। कोई रिएक्शन अगर स्टेप बाय स्टेप तो फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखें, है ना। तो जो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना, बस उसी का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसी को कुछ पावर रेज कर देंगे। जैसे कि तुम्हारे बुक में जैसे ये दिया हुआ है ना, हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, दिया हुआ दो स्टेप में दिया हुआ है। कल हम लोग पढ़े थे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दो स्टेप में। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो वही स्लो स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पर डिपेंड करेगा, इसलिए जब रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहेगा तो हम उसी फर्स्ट स्टेप का लिखेंगे। तो जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो उसका जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म देंगे रिएक्टेंट का, है। तो रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म देंगे, वो फर्स्ट वाला सब देंगे। पहला वाला क्या है? H2O है, आयोडाइड यूज होता है, ठीक है ना, है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ H2 और O2, ठीक है, H2 O2 के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, आया समझ में। तो सिर्फ हम इसी को लिखेंगे, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है सिर्फ उसी के कॉन्सेंट्रेशन को हम जो है हमेशा कंसीडर करेंगे। आया समझ में। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे फिर एक और बताए थे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो उसमें भी क्या था, रिएक्शन जो है दो स्टेप में हुआ, है ना। और उसमें एक स्लो स्टेप था, है ना। जो स्लो स्टेप था उसी के ऊपर रेट डिटरमाइन करेगा। पहला स्टेप जो था वो उसमें जो रेट रिएक्शन रेट डिपेंड कर रहा था NO के डिकम्पोजिशन, सिर्फ इसी का करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए उसके ऊपर कोई जो है चार्ज नहीं दिए हुए हैं, ठीक है ना। आए बात समझ में। फिर जो है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का किए थे ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये भी बताए थे, हाँ हाँ, ये नहीं बताया था। तो जैसे कि डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का, ठीक है, तो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, N2O5, ठीक है। ये पहले ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, ये बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में जो है हमारा बनेगा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा, दूसरा स्टेप आएगा N2O5, ठीक है। ये जो है कन्वर्ट हो जाता है NO3 में, ठीक है, N2O5 और N2O5 और N2O5 ऊपर NO3 अटैच करेगा ना, ये जो फर्स्ट में है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना है, वो इस पर अटैक करेगा।
जो कि फास्ट, ठीक है, ये जो है फास्ट। अब बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में ऑक्सीजन बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया, 2 स्टेप में हो गया है, हाँ 2 स्टेप में हुआ है ना, हाँ। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा, 2N2O5 4NO2 प्लस NO3, NO3 तो कट गया, तो सिर्फ O2, यही ना हुआ रिएक्शन, हाँ। अगर अब इसका रेट लिखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप पर, सेकेंड में क्या है, ये और ये दोनों है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, जो स्लो है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए हम उसी पर लिखेंगे। तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट कैसे लिख सकते हैं, रेट को हम इधर लिख देते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, या ये यहाँ जैसे रिएक्टेंट है ना, इसका नाम है दे देते हैं, है ना। ठीक है, इसका हो रहा है वही नाम दे देंगे, तो हो जाएगा ये के यूनिमॉलिक्यूलर है, तो ये हो गया हमारा, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन, फर्स्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कोई पावर नहीं। समझ में आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इस पर, इसलिए सिर्फ इसी रिएक्टेंट का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं ना, और ताकि जब मालूम है कि कौन सा रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वही लिखते हैं, हाँ। इसमें भी मालूम है कि कौन सा रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये क्यों नहीं लिखते, आ गया समझ में, हाँ। और एक है और रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, है ना। दूसरा एक है रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इस दोनों का जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो ये हमको मिलता क्या है, N2+2H2, तो हम लोगों को नाइट्रोजन मिलता है और वाटर मिलता है, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, ये फर्स्ट स्टेप, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, पहला स्टेप, ठीक है। और ये स्लो भी है, ये क्या दे देता है, नाइट्रोजन दे देता है और वाटर दे देता है, फर्स्ट स्टेप है ये, और ये स्लो स्टेप है, तो ये नहीं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। ये क्या दे दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो कि सेकेंड स्टेप में यूज हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो हाइड्रोजन को अटैक करता है, ये स्लो है, ठीक है, और ये फास्ट है, ठीक है। और रिएक्ट करके जो है ये हमको देता है 2H2, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा, दोनों को जब जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है, 2NO2H, अभी ना होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा, है ना, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा ना, इसमें कौन कैंसिल होगा, खाली ये कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऐड किए तो ये दोनों आ जाएगा। अब इसमें स्लो स्टेप ये है ना, तो सिर्फ डिपेंड करेगा इसी के ऊपर ना, नाइट्रिक ऑक्साइड एक जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर, और दूसरा उसके साथ में हाइड्रोजन है, तो इसका जब रेट हम निकालेंगे, ठीक है,
ब्लैक कौन है, ये है, और दूसरा क्या, ये NO2 हो गया, एक हो गया, दूसरा जो है H2 हो गया। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका ट्रू है, ये हाँ इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है। समझ में आ गया, क्लियर है? अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाय स्टेप लिखेंगे तो हमको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो है अभी तक हम लोग क्या पढ़े, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये क्या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट। यही जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसी को हम लोग इंटीग्रेट। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में क्या होता है कि सारे ऑर्डर के लिए सेम होता है, खाली कॉन्सेंट्रेशन पर जो जिस ऑर्डर का रहता है वो वैल्यू पुट करता है, ठीक ना। सबके लिए एक ही जैसा हो जाता है इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में क्या होता है कि चाहे किसी ऑर्डर, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे सेकंड ऑर्डर है, सबके लिए इक्वेशन सेम है। इधर ये डिफरेंशियल फॉर्म में रेट लिखेंगे और इधर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर लिखेंगे। कोई भी रेट इक्वेशन क्या है, रेट इक्वेशन कुछ नहीं है, रिलेशन है, जो कि रेट के बीच डिफरेंशियल रेट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो रेट निकाले हैं दोनों इक्वल हो, दोनों के बीच में रिलेशन जो बताता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। आया समझ में? तो ये डिफरेंशियल रेट है, ये सारे के लिए सेम होता है, चाहे वो जीरो ऑर्डर है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे सेकेंड ऑर्डर है, सबके लिए क्या है, सेम होता है ना। लेकिन जब इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए अलग आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग आएगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग आएगा, ठीक है। उनको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए समझ गया, हाँ? तो हम लोग जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी वही सिर्फ इसमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को उसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ रिलेशन को यहाँ भी स्टैब्लिश करना है। जो डिफरेंशियल फॉर्म में निकाले हैं उसी को हम इंटीग्रेट करें, तो सबके लिए अलग अलग निकालते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग पहले इसके लिए निकालते हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब n इक्वल टू क्या, जीरो, ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर होगा, ठीक है। हम एक इन जनरल एक रिएक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है जिसका R रिएक्टेंट और ये कन्वर्ट हो रहा है P। ये इन जनरल एक ले रिएक्शन, ठीक है ना, हाँ। तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है R0 हो गया है, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है R हो गया। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया, है ना। आई बात समझ में? तो प्रोडक्ट का तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, प्रोडक्ट का नहीं करेंगे, तो हम लोग रिएक्टेंट से ही काम चलेंगे ना, हाँ।
तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से लिख सकते हैं ना। और हम लोग रेट को एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंशिएशन करके एक ये लिखेंगे। दूसरा रेट का फॉर्मूला क्या होगा कि रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर, यही ना है। तो ये हो जाएगा के आर पावर 0, यही ना होगा। हाँ, दोनों तो रेट ही है ना, दोनों तो रेट ही है ना, तो दोनों रेट है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। हाँ, सही बात सुनिए, ये भी रेट है और ये भी रेट है और दोनों जीरो ऑर्डर के लिए ही लिखे हुए हैं, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, हाफ माइनस डी आर बाय डी इक्वल टू के आर रेज टू द पावर 0, ही ना होगा। हाँ, आर रेज टू द पावर 0 तो वो 1 हो गया, ठीक है। तो ये फिर ये मिला, ठीक है। आई बात। अब इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। चलो डी आर हो गया और ड्यूटी को उधर ले जाते हैं, ठीक है। आया समझ में। हाँ, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है। आई बात समझ में। ये कांस्टेंट है कि इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, जो डिफरेंशियल टर्म होता है ना उसी का इंटीग्रेशन। तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं ना तो साथ में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी आई है। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ज़्यादा तुमको डिटेल में जाना नहीं है मैथमेटिक्स, बस है ये कुछ एक दो चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, ज़्यादा तो करना नहीं है, टेंशन करना नहीं। तो ये हो गया डी आर, है ना, उसका ये इंटीग्रेशन साइन है। इंटीग्रेशन करने दोनों तरफ करेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन इधर भी कर रहे हैं इधर भी कर रहे हैं। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसलिए उसको हम बाहर करके देंगे। और जब हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो आई है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब डी आर का इंटीग्रेशन जो होगा आर, डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, डी एक्स का एक्स होगा, डी वाई का वाई होगा, याद रखना है ना। तो इधर के है, यहाँ डी टी है, इसका इंटीग्रेशन टी होगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर, ठीक है। आगे सुनते, क्लियर। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R1, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो गया, T इक्वल टू 0, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब T इक्वल टू T, है ना, यही ना होता है, क्लियर। तो एट T इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, R0 में हो जाएगा। हाँ, एट T इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू R, यही ना होगा, है, मतलब क्या हो गया, और R इक्वल टू R0, यही ना होगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, R0 हो गया, है, और T 0 हो गया। R की जगह R0 हो जाएगा ना, हाँ, और ठीक है। सब में क्या करते हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन करते हैं ना, उनको जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया हमारा, इधर हो गया K इंटू 0, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, इक्वल टू आई हो गया ना, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं।
ठीक है, क्लियर? हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम 1 और 2 को मिला देते हैं, ठीक है ना? तो क्या होगा, इधर हो गया माइनस आर, ठीक है, यहाँ हो गया के टी और आई का वैल्यू कितना हो गया माइनस आर, यही ना है कि नहीं? हाँ, क्लियर? अब देखो, अगर इसको हम कंपैरिजन करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो y पर हो गया r, m हो गया तुम्हारा, m के जगह k है ना, m के जगह k, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज ये, अगर मान लो हम यहाँ से आर, ये आर आई माइनस के टी हो जाएगा ना, और प्लस है कि नहीं? अब हम कंपैरिजन करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस, तो y एक्सिस पर आर लेंगे, y के जगह पर आर है, m के जगह पर माइनस के है, x के जगह पर d है और c के जगह पर r। हम एक ग्राफ बनेंगे, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। तो अगर हम इसको भी इसी तरह से अरेंज करते हैं, अगर हमको इसी तरह से अरेंज करते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, हमको स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, हाँ, ठीक है? तो इधर टाइम ले लेंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स के जगह पर टी है और वाई के जगह पर आर है, तो इधर जो है हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट का और इधर टाइम का लेंगे, ठीक है? और आर नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सी है इनिशियल, सी के जगह पर है, तो सी क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है, ये कांस्टेंट है, ये आर नॉट हो गया। अब डिफरेंट वैल्यू जो आएगा टी और आर का, उससे जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है? ग्राफ के साथ है इस तरह का, है ना? तो ये जो है यही ना हमको देगा m का वैल्यू, ये हो गया m इक्वल टू माइनस, ये स्लोप निकाल लेंगे इससे, उनका वैल्यू वही माइनस के का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? और चूंकि स्ट्रेट लाइन आ जाता है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यूज करते हुए जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, हमको ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन मिलता है, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को फॉलो करके जब हम ग्राफ को, इस इक्वेशन से हम ग्राफ बनाते हैं तो हमको फाइनल जो स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका मतलब जो ये इक्वेशन है ये करेक्ट है। इक्वेशन क्या है? करेक्ट। यही बात समझिए, इक्वेशन क्या है? करेक्ट। आगे बात समझिए, मतलब ये हम जो है ग्राफिकल मेथड से कंफर्म किए कि जो हम जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट इक्वेशन बनता है, ठीक है? हमारा रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन ये हो गया, जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन एक ये हो गया, और भी हो सकता है, उसमें से एक तुम्हारा ये है ना, इसको हम 3 नंबर मान लेते हैं, ठीक है? एक रेट इक्वेशन ये हो गया। ये जो तीसरा रेट इक्वेशन जो हम यहाँ दिखा रहे हैं ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? क्योंकि इससे जो ग्राफ प्लॉट किए टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, है ना, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किए वो स्ट्रेट लाइन आता है, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का भी जो है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि ये जो है करेक्ट है ना। अगर करेक्ट नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन हमको नहीं होता, क्योंकि हम इसको कंसिडर किए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में जो भी रहेगा उसको स्ट्रेट लाइन देना होगा, और हमको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है प्रैक्टिकली। इसका मतलब है कि जो रेट इक्वेशन दिए हैं जीरो ऑर्डर के लिए वो करेक्ट है। आगे बात समझ कोई दिक्कत है नहीं ना? हम इसको थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करेंगे।
इक्वेशन 3 है ना, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आई बात समझ में? इक्वेशन 2 से यहाँ से इससे निकालते हैं, एक फॉर्म क्लियर हो गया, हम इससे निकालते हैं। तो इनके से निकालेंगे तो क्या होगा, क्या आ जाएगा हमारा 80, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, उधर हो जाएगा ना कि नहीं, होगा ना। इससे हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये माइनस का इधर आएगा, आर नॉट प्लस हो जाएगा। हाँ, अब हमको फॉर्मूला मिलेगा a इक्वल टू 1/t आर नॉट माइनस, यही ना फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फाइनल रेट इक्वेशन और जीरो। ये जो है ना हमारा, ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, यही हमारा फाइनल। ठीक है, क्लियर हो गया? आई बात समझ में? हाँ, अगर मान लो अब ये जो है हाफ लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ और हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या होगा? हाफ लाइफ पीरियड क्या है? इट इज अ ड्यूरेशन, इट इज अ ड्यूरेशन इन विच हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन गेट कंज्यूम्ड, है ना। ये ड्यूरेशन है जिसमें कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा यूज हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। मतलब क्या हो गया? t इक्वल टू टी हाफ हो गया, तो ये क्या हो गया? t इक्वल टू टी हाफ हो गया, t इक्वल टू टी हाफ हो गया। आई बात समझ में? और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होगा। अभी बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? आधा खर्च हो जाएगा, आधा नहीं बचा रहेगा। तो ये हो गया आर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट बाई, यही होगा। हाँ, और हाफ लाइफ पीरियड टी इक्वल टू टी हाफ एंड आर इक्वल टू आर नॉट बाई 2, जो कि आधा, ये हाफ लाइफ उसी को बोलते हैं ना, जितने टाइम में कॉन्सेंट्रेशन आधा खर्च हो जाता है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? आधा खर्च हो गया तो आधा बच गया, तो आधा बचा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम लोग इसके लिए, अब इसके लिए रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t हाफ, t के जगह t हाफ होगा, हाँ, और यहाँ पर हो गया आर नॉट माइनस आर के जगह क्या हो गया? आर नॉट बाय, यही ना होगा। तो फाइनल जो होगा हाफ लाइफ के लिए 1/t हाफ इंटू ये माइनस होगा क्या होगा? आर नॉट बाय, यही ना आएगा, हो जाएगा आर नॉट बाय 2t हाफ, यही ना हुआ? हाँ, आई बात समझ में? इसको ऐसे लिखो, या और इसको उल्टा के अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो टी हाफ इक्वल टू आर नॉट, ठीक है, आर नॉट बाय 2, या फिर इसको मान लो एक्सप्रेशन हाफ लाइफ के लिए, या रेट एक्सप्रेशन इसको मान लो, है ना। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब मान लो कि अगर 3/4 खत्म हो जाए तो और t3 है ना, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? t3/4 मतलब क्या हो जाएगा? 3 हिस्सा निकल गया, 75% हिस्सा निकल गया, है ना। 3/4 का मतलब हो गया 75%, है ना। कैसे होता है? 3/4 इंटू 100 कितना है? 25 है, तो यानी 75% खर्च। 3/4 मतलब ये वो टाइम पीरियड है जिसमें 3/4 कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो गया।
T3/4 मतलब क्या हो गया? 75% जो है खत्म हो गया, 25% ही ना बचा। हाँ, 25% ही ना बचा, इतना खर्च हो गया। T3/4 का मतलब क्या हो गया? 75% खर्च हो गया। यही हुआ? हाँ, यही ना हुआ? हाँ, तो बचा कितना? अब 3/4 हो गया खत्म, तो बचेगा कितना? 1/4 ही था। तो T इक्वल टू 3/4, तो 43/4। T3/4 मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें कॉन्सेंट्रेशन का 3 हिस्सा खत्म होता है। 4 में से 3 हिस्सा खत्म हो जाए, 3/4 खत्म हो जाए, तो बचेगा कितना? 1/4 ना। तो फाइनली कितना बचेगा? 1/4 ही ना बचेगा। हाँ, तो R0/4 हो जाएगा। ऐसे होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 है, उसमें से खर्च हो गया 3/4 R0, खर्च हो गया ना, तो बचेगा कितना? R0/4 ही ना बचेगा। हाँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 है, उसमें 3/4 खत्म हो गया, तो बचेगा कितना? 1/4 ही बचेगा। आई बात समझ में? हाँ, तो फिर इसको भी तुम यूज करके बना सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, इस फॉर्मूला को। तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? K इक्वल टू 1/T 3/4। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया R, हाँ, माइनस ये R0 है ना, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया R0/4 हुआ ना। हाँ, उससे हम निकाल सकते हैं कि 1/T 3/4, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो आ जाएगा 3/4 R0, यही ना आएगा। हाँ, तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं? T 3/4 को इधर ले आते हैं, तो इधर हो जाएगा 3R0/4, यही ना। हाँ, तो जिस तरह का हमको निकालने के लिए बोलेगा हम उस तरह का निकालेंगे। आगे बात समझ में क्लियर? हाँ,